हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्विनिषेचन। ठीक है, अब इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कृत्रिम परागण क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया था और उसमें हमने आपको बताया था कि जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर बैठता है तो उसके नीचे से मतलब जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आकर बैठता है तो उसमें पराग नली का निर्माण कैसे और क्यों होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब उस पराग नली में परागकण के 2 नर युग्मक आ चुके हैं। ठीक है, वहाँ तक हमने आपको बता दिया और आज हम बताएंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। तो दोहरा निषेचन जानने के लिए पहले हमें बताना होगा कि कैसे होता है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि ये कोई वर्तिकाग्र है, हम डिटेल में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई वर्तिकाग्र मान लीजिए है, वर्तिकाग्र इस तरीके से है। ठीक है, अंडा से हमने बनाया है ये, और ये वर्तिकाग्र हमने बना दिया और इसके अंदर एक बीजांड पाया जाता है। ठीक है, बीजांड की भी संरचना हम बना दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से पाया जाता है। जब कोई परागकण यहाँ पर आकर के बैठता है तो क्या होता है, इस परागकण में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। जो हमने बताया था ना कि परागकण इस तरह था और ये 2 भाग में डिवाइड होकर एक यहाँ कोशिका एक यहाँ पाया गया था और ये काइक के अंदर था। तो ये जो दोनों हैं इन्हें हम कहते हैं नर युग्मक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पराग नली का निर्माण कैसे हुआ था, इसी में इस तरह से हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हाँ ये देखिए, ये पराग नली हो गया। पराग नली में क्या आ गए, दोनों नर युग्मक आ गए। ठीक है, जब नर युग्मक इसमें आ जाते हैं, जब यही 2 नर युग्मक यहाँ पर आते हैं, अब इसके बाद हमें देखना है कि निषेचन कैसे होगा। ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं कि इस बीजांड में से अब हम आपको बताए हैं कि इस बीजांड में एक ऐसी संरचना पाई जाती है जहाँ यहाँ पर 2 कोशिका पाई जाती है, 3 कोशिका यहाँ पर पाई जाती है, 3 कोशिका यहाँ पर और 2 कोशिका यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने आपको बता चुका है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस भाग को बाहर निकालेंगे। ठीक है, जब हम इस भाग को बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले हम बड़ा करके दिखाएंगे तभी आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे इस तरह संरचना पाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि 3 कोशिका यहाँ पर पाई गई, 1 कोशिका, 2 कोशिका और ये तीसरी कोशिका। ठीक है, और 3 कोशिका यहाँ पर, 1 2 और ये 3। ठीक है, और 2 जो कोशिका हम यहाँ पर पाए गए। ठीक है, यहाँ पर पाए गए। अब क्या होता है, जब ये पराग नली में 2 नर युग्मक आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं पराग नली आई हुई है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना कि हम इसी संरचना को बाहर बनाए हैं और इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 नर युग्मक आ गए। 2 नर युग्मक, एक ये और एक ये हुआ। ठीक है, तो हमने आपको एक संरचना बना कर दिखाया था कि इसमें क्या होता है कि जब कोशिका इस तरह पाई जाती है तो 8 केंद्रकीय होती हैं और 7 कोशिकीय होती हैं। 7 कोशिका में हमने दिखाया था कि ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, एक कोशिका इस तरह से पाई गया था। ठीक है, इसी तरह पाया गया था। अब इसमें से ये जो 2 नर युग्मक आए हैं, ये अब किसके साथ निषेचन करेंगे, तो इसमें देखिए एक नर युग्मक जो है, हमने क्या बोला था कि इसके बगल में ये जो अंडाणु है, ठीक है, इसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु के बगल वाली ये जो दोनों कोशिका है, इन्हें हम लोग कहते हैं सहाय कोशिका, सिनर्जिड को सेल कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में सिनर्जिड, और इसे ओम, और ये ध्रुवीय केंद्रक मतलब पोलर न्यूक्लियाई हो जाते हैं, और ऊपर वाले को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हम बताने जा रहे हैं कि ये जो सहाय कोशिका के बीच वाली कोशिका है, इसे हम लोग कहते हैं अंडाणु। ठीक है, एक नर युग्मक इस अंडाणु के साथ संलयन कर जाता है। संलयन करने का क्या अर्थ हुआ, देखिए एक नर युग्मक इसके साथ संलयन कर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी कोशिका एन फॉर्म में है।
ठीक है। अब ये भी जो नर युग्मक आया है ये भी एन फॉर्म में है, मतलब क्या हुआ, हेप्लॉइड फॉर्म में है, डिप्लॉइड नहीं है, मतलब द्विगुणित नहीं है। ये भी अगुणित है, अगुणित, क्योंकि अगुणित और अगुणित ही तो दोनों निषेचन करते हैं। कभी आप देखे हैं कि ये भी द्विगुणित है और ये भी द्विगुणित, दोनों निषेचन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये अगुणित है और ये अगुणित, जैसे ही ये दोनों निषेचन करते हैं तो ये क्या हुआ कि ये इसके साथ संलयन कर जाता है। जब इसके साथ संलयन कर जाएगा तो इसका एक n और इसका एक n दोनों मिल जाते हैं और बना क्या लेते हैं, 2n, ठीक है। अब जब ये निषेचन कर लिया तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब दूसरा जो ये वाला नर युग्मक है, अब ये क्या करता है, ये अब इस वाले कोशिका में किसी के साथ निषेचन नहीं करता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है अभी एक बचा है, देखते हैं किसके साथ करते हैं, ये करता है निषेचन, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी कोशिका दिखाई दे रही है। देखिए दूसरा वाला जो नर युग्मक है वो निषेचन किसके साथ करेगा, वह इसके साथ करता है, मतलब यहाँ पर एक और कोशिका आ जाती है, ठीक है। मतलब ये नर युग्मक यहाँ पर आकर के निषेचन कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है, अब जब ये यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर दो कोशिका मतलब n और n पहले से ही थे, ठीक है, मतलब ये 2n के फॉर्म में पहले से ही थे, और एक n और चला गया, मतलब n हम ऐड कर देंगे तो ये बन कितना जाएगा, 3n के फॉर्म में हो गए, ठीक है। तो हम इसे यहीं पर डिनोट कर दे रहे हैं n। तो अब हमें बताना होगा कि ये जो संरचना बन गई, अब ये द्विगुणित हो गया और ये त्रिगुणित, ठीक है। त्रिगुणित का मतलब क्या हुआ, 3 बार आया, द्विगुणित का मतलब क्या हुआ, 2 बार आया, ठीक है। तो ये जो है इसे हम लोग कहेंगे द्विगुणित, द्विगुणित, और ये जो है इस पूरे संरचना को हम कहेंगे त्रिगुणित, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, हम केवल इस तरह से दिखा दे रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे त्रिगुणित, ठीक है। द्विगुणित और त्रिगुणित आपको समझ में आ जाना चाहिए। और हमने ये जो ब्लू कलर से लाइन दिखाया हुआ है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, जब ये सब जब पूरा फॉर्म में इस तरह आ जाते हैं तो इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, इस बाहर वाली कोशिका का नाम हम लोग रख देते हैं भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूज करने वाला एक शब्द आएगा, हमने यहाँ पर भ्रूणकोश लिखा है, अभी आएगा एक शब्द भ्रूणपोष, ठीक है। तो डरिए नहीं, हम है ना बताने के लिए। अब ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, देखिए दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है कि जब किसी अंडाशय में 2 बार निषेचन हो, 2 बार निषेचन होने का मतलब क्या हुआ, एक कोशिका जो है इसके साथ संलयन कर जाता है तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, ठीक है। द्विगुणित जो है इसमें एक कोशिका इसके साथ संलयन किया तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं युग्मक संलयन, ठीक है, युग्मक संलयन। और ये वाली जो कोशिका है इसके साथ जो संलयन किया, इसे हम लोग इसका नाम हम लोग रख देते हैं त्रिसंलयन, मतलब इसने किसके साथ संलयन किया, द्विगुणित के साथ संलयन हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, त्रिगुणित के साथ संलयन हो गया, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं त्रिसंलयन, ठीक है, त्रिसंलयन। ये शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए त्रिसंलयन और युग्मक संलयन दोनों ही हुआ है, किसमें, भ्रूणकोश में, ठीक है। तो ये दोहरा निषेचन आखिर में किसे कहते हैं, तो देखिए युग्मक संलयन, ठीक है, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इसे ही कहते हैं दोहरा निषेचन। मतलब एक कोशिका के अंदर, ठीक है, एक कोशिका के अंदर यदि युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों हो तो इसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये फॉर्म आ जाती है तो क्या होगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने एक पॉइंट नहीं लिखा है जो कि हम बाद में भी बता सकते हैं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात नहीं है। देखिए ये जो कोशिका है, बाहर वाली कोशिका को तो हमने बता दिया कि इसे भ्रूणकोश कहते हैं, लेकिन ये वाली जो कोशिका हमने बनाया है इसको क्या कहते हैं हमने नहीं बताया, तो हम बता दे रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ठीक है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, प्राथमिक भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म हो जाएगा, भ्रूणपोष,
ठीक है, इसे कहें प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो केंद्रक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हमने यहाँ पर तो बता दिया कि त्रिगुणित होते हैं, ये तो इनका नेचर बता रहा है ना कि यहाँ पर 3 कोशिका पाई जा रही है तो त्रिगुणित हो गया। लेकिन इसे हम एक और नाम देते हैं, क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, क्योंकि ये क्या है, केंद्रक है, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं केंद्रक। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। देखिए भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणपोष पाया जा रहा है, क्योंकि भ्रूणकोश तो ये पूरा लेयर हो गया, लेकिन इसके अंदर ना भ्रूणपोष पाया जा रहा है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो भ्रूणपोष है ये हमेशा त्रिगुणित होता है। ठीक है, 3n के फॉर्म में पाया जाता है। 3n का मतलब क्या हुआ, त्रिगुणित। ठीक है, 3n, और द्विगुणित का मतलब क्या हुआ, 2n के फॉर्म में पाया जाता है। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस यही है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन हम बार बार कह रहे हैं कि भ्रूणकोश के अंदर युग्मक संलयन और त्रिसंलयन जहाँ कहीं भी, और ये हम बता रहे हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो भी कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन दे देगा कि दोहरा निषेचन है, बस उसके बाद अब नीचे कई सारा ऑप्शन दे देगा, और उसमें से एक ऑप्शन रहेगा क्या, युग्मक संलयन कॉमा त्रिसंलयन, या फिर कई सारे मैचिंग वाला क्वेश्चन दे देंगे। उसमें आपको पता करना होगा कि ये युग्मक संलयन और त्रिसंलयन को ही हम कहते हैं दोहरा निषेचन। ठीक है, तो इसमें इतना पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसका परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया है कि भ्रूणकोश में 2 प्रकार का संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन पाया जाता है, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हमने लिखा है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम क्या देख चुके हैं, बीजांड के अंदर परागनली के 2 नर युग्मक जो है संलयन कर चुके हैं, मतलब त्रिसंलयन और युग्मक संलयन बन चुका है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, देखिए जब त्रिसंलयन और युग्मक संलयन हो जाता है तब क्या होता है, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो कोशिका दीदी ने बनाया इस तरह से, यहाँ पर 3 कोशिका, नीचे भी 3 कोशिका और यहाँ पर 2 कोशिका, इसमें से केवल 2 नरयुग्मक आए हुए थे, जिसमें से एक ने अंडाणु के साथ संलयन किया और दूसरे ने इसके साथ संलयन किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ठीक है यहाँ पर इनका काम हो गया और इनका काम हो गया, लेकिन अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इन तीनों का क्या होगा और इन दोनों का क्या होगा। क्वेश्चन हुआ है कि नहीं, आपके दिमाग में उठा कि नहीं? मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन उठना चाहिए आपके दिमाग में इस तरह के। ठीक है, तो हम बताने जा रहे हैं कि इन तीनों का और इन दोनों का क्या हुआ। देखिए पेपर में आपसे क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछेगा कि इन तीनों का और इन दोनों का क्या हुआ, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं बायोलॉजी को तो आपको एक एक बात का ध्यान होना चाहिए। अगर पता चला कि आप पढ़ रहे हैं, आपके रिलेशन के ही कोई आए हुए हैं, पूछ दे कि अगर उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा तो पूछ दे कि इन तीनों का बता बेटा क्या होगा, तो आपको पता ही नहीं है, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने तो नहीं पढ़ा, हमें पता ही नहीं है कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा फेल नहीं होना चाहिए, हम है ना इसके लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम बताने जा रहे हैं कि इन तीनों कोशिका का क्या होता है। तो हम एक बार बड़ा सा इसमें बना कर दिखा दे रहे हैं। अब हम उन दोनों को बना दे रहे हैं। अब इतना आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे कैसे क्यों बनाए हैं। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या होता है। सेम यही कोशिका रहेगा। ठीक है, भ्रूणकोश में ही क्या होगा, देखिए अब इसमें ये जो 2n है केवल इसको हम डिनोट करेंगे 2n। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये 3n, इसको हमने भ्रूणकोश में दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्यों बताने जा रहे हैं कि ये तीनों और इन दोनों का क्या हुआ। देखिए जब ये अवस्था आती है, मतलब युग्मक संलयन जब होता है और त्रिसंलयन जब होता है, तो ये तीनों और ये दोनों क्या करते हैं, जैसे द्विगुणित हो गया और त्रिगुणित, इन दोनों को ये पोषण देने का कार्य करते हैं। जैसे परागकण का निर्माण जब हो रहा था, पुंकेसर में परागकण का जब निर्माण हुआ, परागकोश में ही तो परागकण का निर्माण हुआ था ना, तो उसमें पोषण देने का कार्य कौन कर रहा था, तो आपको याद होगा कि उसमें पोषण
देने का कार्य तो टैपेटम कर रहा था, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी तो कोई पोषण देगा, तो इसमें पोषण देने का कार्य ये एंटीपोडल वाली सेल्स करती है और ये सिनर्जिड वाले सेल, मतलब इसे कहते हैं प्रतिमुख कोशिका और इसे कहते हैं सहायक कोशिका। ये दोनों जब युग्मक संलयन और त्रिसंलयन जब होता है तो ये दोनों और ये तीनों इसे पोषण देने का कार्य करती हैं। हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि इनका क्या वर्क है। तो हम बोलते हैं ना कि जब आप नोट बनाइए तो बस तुरंत लिख दीजिए क्या, प्रतिमुखी कोशिका, मतलब आप अपने से नोट बना रहे हैं तो बस स्टार मार करके बस, ताकि आपको लगे कि ये हमने अपने से नोट किया, तो लिख दीजिए क्या, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका तथा सहायक कोशिका का कार्य जब त्रिसंलयन तथा युग्मक संलयन होता है तो बस उन्हें पोषण देने का कार्य करती हैं। ये चीज़ें लिख लीजिएगा क्या, प्रतिमुखी कोशिका तथा सहायक कोशिका का कार्य क्या होता है, जब त्रिसंलयन और युग्मक संलयन होता है तो इन्हें वो पोषण देने का कार्य करती हैं। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये अपने लैंग्वेज में नोट बनाना हो गया। तो इस तरह आप लिख लिया कीजिए ताकि आपको याद रहे, तो ठीक है। तो इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा और लिखना होगा। तो हमने इस वाली कोशिका को बता दिया कि इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो देखिए भ्रूणपोष बार बार हम नाम ले रहे हैं, भ्रूणपोष क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो कितने प्रकार का होता है, इन सबको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप इतना नोट कर लीजिए पहले। भ्रूणपोष जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो हम सोच रहे हैं इसके बाद वाला लेक्चर जो रहेगा वो हमारा भ्रूणपोष का रहेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम केवल आपको बताएंगे दोहरा निषेचन क्या होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कैसे कैसे बताएं कि इसका क्या कार्य है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इससे जो पहले हम पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे भेज दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर दें, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।